हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रैक्टिस सेट है ये, और मैंने राइटर्स वाली भी सीरीज चलाई हुई है, वो शाम को वीडियो देती हूँ मैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने शेक्सपियर को कवर किया है अभी कंप्लीट, 6-7 वीडियो ऐसा है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपको रहेगा। और बाकी भी हम सारे ऐसे ही कवर करेंगे एग्जाम तक, ठीक है। चलिए तो देख लेंगे आज की क्लास में। हु रोट इन प्रीवियस टू लिरिकल बैलेंस, पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसफिक ऑफ ऑल राइटिंग, इट इज सो इट्स ऑब्जेक्ट टू ट्रूथ। देखिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस में ये भी आपको पता चल गया, तो कौन कह सकता है किसका वर्क है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। Who wrote in preface to lyrical ballads? Poet is the breath and final spirit of all knowledge। इस लाइन को बहुत ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही कही है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में। द कोट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस। तो देखिए ये भी आपकी जो लाइन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स में से एक है, और ये भी आपकी किस में मिलेगी? डी ऑप्शन होगा 1800 में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। देखिए सारे वर्क वर्ड्सवर्थ के हैं। बॉर्डर है आपका, एक्सकर्सन 1814 में आया था, लेडोमिया 1815 में, बट पब्लिश हुई थी 1845 में, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। Who writes the knowledge both of poet and the man of science is pleasure, but the knowledge of the one cleaves to us as a necessary part of our existence। तो देखिए ये भी लाइन किसकी है? वर्ड्सवर्थ की है, बिना किसी दिक्कत के आप इसमें टिक कर सकते हैं डी। जॉन मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट इज मोर पॉपुलरली नोन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से है। देखिए ये इसको हाँ, थॉमस न्यूटन ने ये नाम दिया था बाद में। फिलहाल जो उस टाइम पे जब मिल्टन ने लिखी थी तो इसका नाम यही था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्रार्कन सोनेट विद द राइम। देखिए पेट्रार्कन सोनेट की राइम होती है ए बी बी ए सी डी सी डी, तो पहला ही है ना। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट यूजेस ऑफ, किस चीज का ग्रेट एग्जाम्पल है ये? एंजेलमेंट का ग्रेट एग्जाम्पल है, इसको कह सकते हो आप। Which poem of Milton the following lines form a part of thousand at blazing speed? ये आपने पढ़ी भी है 12th में पोयम, तो इस लाइन को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं कि हजारों की भीड़ में जो है बिडिंग स्पीड, गति करते हुए चारों ओर घूमते रहते हैं पृथ्वी के, एंड पोस्ट ऑफ आवर लैंड और सी, है ना, लैंड और सी को कवर करते हैं। दे ऑल्सो सर्व, वो भी, लेकिन जो खड़े हैं ना वहां पे वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, वो भी प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं। तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है? ऑन इज में मिलती है। और ये वर्क ऊपर देख लीजिए, डेट्स इनकी याद रखिए। मैसेकर इन पीडमाउंट जो वर्क था वो 1655 में था, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, पैराडाइज बिगेन 1671 में। Which sonnet of Milton is inspired by the Easter massacre of Waldensians in Piedmont? तो ये अभी अभी हमने पढ़ा है, पीडमाउंट है ना, चार्ल्स इमानुअल सेकंड ड्यूक ऑफ सिवरी, अप्रैल 1655। तो ये आप ए पे ही जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए एक्ट 4 ऑफ द प्ले जस्टिस नरेट्स। देखिए एक्ट 4 है, वो क्या नरेट करता है कि हाउ मेनी ईयर्स लेटर देन प्रीवियस एक्ट, उससे पिछला एक्ट जो हुआ है वो कितने साल पहले का था? तो 2 साल के गैप को दिखाता है, मतलब थर्ड में और फोर्थ एक्ट में 2 साल का गैप आपको जस्टिस में मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गाल्सवर्दी का कोई भी वर्क हो उसमें से कुछ भी आ सकता है, उसकी डेट आ सकती है, कैरेक्टर का नेम आ सकता है, कौन सा सीन कहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग आ सकती है, कौन सा सीन मतलब कहाँ पर आया है ये आ सकता है, उसमें कौन सी सोशल प्रॉब्लम को डील किया गया है ये आ सकता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन सा सीन कहाँ पर ओपन हो सकता है ये आ सकता है। तो सेकंड जो एक्ट सेकंड ऑफ द प्ले जस्टिस है वो बिगिन होता है कहाँ पर? सितंबर आफ्टरनून में, जो सितंबर आफ्टरनून को वो बिगिन होता है। कौन सा? सेकंड एक्ट। थर्ड एक्ट आपका दिसंबर में बिगिन होता है जस्टिस का। विच पेयर ऑफ सीन्स, मतलब कौन सा पेयर है जो सीन का, जो सेटिंग करेक्टली यहाँ पे मैच दिखा रहा है? तो ये सीन वन, एक्ट थर्ड के सीन है ये तीनों के तीनों। तो देखिए एक्ट थर्ड में जो सीन वन है वो गवर्नमेंट ऑफिस में खुलता है, सीन टू जो है वो कॉरिडोर में, और सीन थ्री जो है वो सेल में। तो ये सारे के सारे करेक्ट है, ठीक है, सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। रॉबर्ट कॉक्सन एक ओल्ड वियरिंग ग्लासेस है, जो ग्लास पहनता है, बाल्ड है, गंजा है, एंड ऑनेस्ट फेस है उसका। तो ये जो बंदा है ये 60 ईयर्स का है गाइस, 60 ईयर्स का। हु वर्क्स एज एन ऑफिस बॉय इन सॉलिसिटर्स हाउस, सॉलिसिटर हाउस में ऑफिस बॉय के रूप में कौन काम करता है? तो ये स्वीडन है। इन विच फॉर्म ड्राइडन सजेस्ट करता है हमें कि आई कन्फेस आई हैव लेड इन फॉर दोज बाय रिबेटिंग द सेटायर वेयर जस्टिस वुड अलाउ इट फ्रॉम कैरिंग टू शार्प एंड ईगल।
तो देखिए जो वर्क है, ये जो लाइन है आपकी एब्सालम एंड एसिटोफल में है, बाकी एस्टर रिडक्स आपका जॉन ब्राइडन का है, एनएस मिरेबिलिस 1667 में ये भी इन्हीं का है, और एसे ऑन ड्रामेटिक पॉइजन 1668 में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। द टर्म लॉस जनरेशन किसको कॉइन करती है, तो लॉस जनरेशन की बात करेंगे तो गर्ट स्टीन पर जाइए आप, गर्ट स्टीन ने कॉइन किया था। द टर्म कल्चरल मटेरियलिज्म हमने पहले भी पढ़ा है किसी क्लास में, तो रेमंड विलियम था। द पोएटिक जस्टिस आप अच्छे से जानते होंगे, थॉमस राइमर है। हु इन्वेंटेड द टर्म, कौन इस टर्म को इन्वेंट करता है, इंस्केप और इनस्टेस, याद रखिए जीएम हॉपकिंस, ठीक है, जीएम हॉपकिंस जो है इन दोनों को करते हैं। और कर्टल सोनेट एक और है, जीएम हॉपकिंस का घर आ गया कर्टल, है ना, जो 11 लाइन की होती है, 10.5 या 11 की कर्टल सोनेट। द प्रोसेस बाय विच वी एनकाउंटर कल्चर्स और आइडियोलॉजीज वैल्यूज, है ना, एंड इंटरनलाइज देम, वो क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फेस करते हैं, सामना करते हैं किसी कल्चर की आइडियोलॉजी वैल्यूज का इंटरनलाइज करना, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटरपेलेशन हो जाता है। A rhetorical device एक ऐसी rhetorical जो इसमें टेक्निक रहती है लिटरेरी, इन विच यूज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेस समथिंग अदर, मतलब जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं वो तो कुछ और बताते हैं, एंड जो स्पेशली जो अपोजिट जो मीनिंग होता है वो उनको बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस इतनी ज्यादा पढ़िए भी मत, इतनी सी ही लाइन से आप समझ सकते हो कि आयरनी है ना, कहना कुछ और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो वो आयरनी होता है। A mode of satirical wit का एक मोड है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, बिटर कॉस्टिक होता है ये, एंड ऑफन आयरनिक लैंग्वेज होती है, मतलब हाँ हाँ तुम्हारे मतलब तुमसे समझदार है कौन इस घर में, इस टाइप की चीज है ना, तो यूजली डायरेक्टेड अगेंस्ट है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है, तो इसको आप कहते हैं सरकाज़म, परिहास करना। A metaphorical place or an atmosphere where people are happily cut off from the rest of the world in favor of their own pursuits, usually mental and exoteric ones. तो ये बताइए, तो ये आइवरी टावर होते हैं, इसको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेना, आइवरी टावर अगर समझ में नहीं आया है। Dash is attributed to literary work which is deeply or else fake, presented as though deliberately manipulating events होती हैं इसमें, so as lead to the जो protagonist को lead करती हैं, manipulate करती हैं उसको, और मतलब उसको फाल्स झूठी होप दिखाती हैं, only to frustrate and mock them, केवल उसका उपहास करने के लिए और उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, तो ऐसी चीजों का आप कहते हैं कॉस्मिक आयरनी। अब नेम ओरिजिनली अप्लाई टू वैरायटी होती है एक पॉइंट की, बाय मेडिवल फ्रेंच राइटर के द्वारा इसको बताया गया, ओरिजिन क्या था इसका, द लेटर 12th और 13th सेंचुरी की बात हो रही है, सम ऑफ देम वर, इसमें से कुछ लिरिक भी होती हैं, मोस्ट ऑफ देम वर शॉर्ट नैरेटिव भी होती हैं, और ऑक्टोसिलेबिक कपलेट भी होते हैं, तो इसको आप ले कहते हैं डी। अ टर्म एक टर्म है जो अप्लाई किया जाता है, ग्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म दैट यूज इन ऑर्डिनरी स्पीकिंग वॉइस एंड अ रिलैक्स्ड मैनर, मतलब टू ट्रीट सब्जेक्ट गेली प्लेफुली, मजे से किसी सब्जेक्ट को डील करती है ये, है ना, और कोई इसमें ऐसी भारीपन वाली बात नहीं। अंडर दिस हेडिंग वन माइट प्लेस ओकेजनल वर्ड्स होता है, नॉनसेंस वर्ड्स होते हैं, सिक वर्ड्स होते हैं, सटायर बर्लेस्क पैरोडी सभी चीजें आ जाती हैं, तो ऐसी चीजों को आप कहते हो फ्री, है ना, फ्री वर्ड्स कहते हैं, लाइट वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अ टाइप ऑफ लाइट वर्स एंड अ पर्टिकुलर पॉपुलर फिक्स वर्स होता है ये, कभी अभी बात हुई थी, तो कंसिस्ट ये देखिए राइमिंग स्कीम पढ़ लीजिए बस, ए ए बी बी ए, तो ये लिमरिक की होती है, बस ये याद रखिए आप, ए ए बी बी ए, और इसमें जो है 5 लाइन की पोएम ये होती है। एनी पर्टिकुलर और रिटिल मीनिंगफुल अटरेंस स्पोकन, कोई भी पर्टिकुलर मीनिंगफुल अटरेंस जब किसी के द्वारा बोली जाती है तो उसको आप क्या कहते हो, पैरोल कहा जाता है उसको। The implicit system of elements or distinctions and oppositions and of principles of combination which make it possible within a language community for a speaker to produce and the auditor to understand a particular parole। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये लैंग होता है, ठीक है, लैंग। द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्री स्पीच साउंड्स, तो जो एलिमेंट्री स्पीच साउंड की स्टडी होती है उसका फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फोनोलॉजी होता है। द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन फ्रेजेस, देखिए इसमें फ्रेजेस का स्टडी की जाती है, सेंटेंस की स्टडी की जाती है, और लार्जर लिंग्विस्टिक यूनिट्स की स्टडी की जाती है, तो इसको आप कहते हो सिमेटिक्स, स्ट्रक्चर की पढ़ाई जिसमें की जाती है, ठीक है, ये याद रखिए बस।
द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज। तो सबसे छोटी जो होती है यूनिट किसी भी लैंग्वेज में उसको फोनम्स कहा जाता है। The technique of arranging events information or a narrative in such a way that little events are prepared for or shadowed for before। मतलब ऐसी इवेंट अगर कोई कंडक्ट हो रही है जिसको करने के बाद या जिसको मतलब उस इवेंट के बाद जो पिछली चीजें हैं, है ना, जो पिछली आपकी इवेंट्स हैं वो सभी आपको याद आ जाए तो उसको कहते हैं फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग है ना। तो यहीं तक के थे गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।